हमारे साथ फर्स्ट ग्लोबल की चेयरपर्सन और एमडी देवीना मेहरा जुड़ी हैं। उनसे बात करते हैं कि बाजार में इस समय उनकी क्या रणनीति है। देवीना जी, गुड मॉर्निंग। आई नो कि आपकी जो स्टाइल है वो ज़्यादा बॉटम अप स्टॉक पिकिंग की है, लेकिन एक सवाल आपसे पूछूंगा, इस समय मार्केट का जो मैक्रो रिस्क है उसे आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि जिस तरीके से कच्चा तेल लगातार 100 के ऊपर बना हुआ है, डॉलर रुपी 96 के करीब आ गया है, और अब प्राइम मिनिस्टर ने अपील की थी थोड़ा कंजम्पशन कट करने की, गोल्ड पर भी इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी गई है। ये ओवरऑल मैक्रो एनवायरनमेंट भारत के लिए कैसा लग रहा है इस समय? गुड मॉर्निंग। तो एक तो बात है जो सबको मालूम है कि भारत बहुत सारा कच्चा तेल आयात करता है, तो वो हमारी वनरेबिलिटी रहती है। वैसे अगर देखें तो $100 ऑयल इतना भी ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, इन द सेंस कि 17-18 साल पहले भी ये स्थिति आई थी, जब काफी लंबे समय तक क्रूड उतने साल पहले $100 के ऊपर था, और उस समय दुनिया में स्लो डाउन या रिसेशन चल रहा था, क्योंकि वो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद का टाइम था। और वो हम लोगों ने एक तरह से मैनेज कर लिया। तो ये जरूर है कि देखिए, अगर और आपने वो अपील की भी बात की, तो वो तो आप देखें तो उसमें जो जितनी भी चीजें हैं वो सही है कि हाँ, आपको फ्यूल कंजम्पशन कम करना चाहिए, और गोल्ड और फॉरेन ट्रैवल, जो भी आप जहाँ भी फॉरेन करेंसी यूज हो रही है। लेकिन इशू कहाँ आता है वो ये है कि आपने अगर खाली फ्यूल तक बात रखी तो वो एक बात हो जाती है, लेकिन आप ये बाकी के भी चीजों पर बात कर रहे हैं, तो वो एक मार्केट को सिग्नल भी जाता है। तो वो आप जितनी उसमें कटौती करेंगे वो फर्स्ट लेवल का इम्पैक्ट होता है, लेकिन दूसरे इम्पैक्ट होता है कि अगर आप करेंसी बाजार को देखें तो ये सिग्नल होता है कि शायद स्थिति जितना हम समझ रहे हैं उससे ज्यादा विकट है, उससे ज्यादा विषम है। तो वो सिग्नलिंग थोड़ा गड़बड़ा देती है। तो आप एक तरह से करेंसी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसका असर कई बार उल्टा हो जाता है। और सोने पर तो पहले ड्यूटी ज्यादा थी, बीच में कम हुई, अब फिर बढ़ा दी। उससे ऑफ कोर्स उसमें जो सेकेंड ऑर्डर इफेक्ट होता है कि स्मगलिंग बढ़ जाती है। तो ये तो है। लेकिन अंततः ये सब चीजें एक तरह से आप देखें तो ट्रांजिटरी होती हैं, कुछ समय तक इम्पैक्ट करती हैं, लेकिन उसके बाद आपको मार्केट पर आ जाना पड़ता है। और आप जियो पॉलिटिक्स पर, ये मैंने शायद पिछले महीने भी आपके चैनल पर कहा था कि आप 125 साल की हिस्ट्री देखें तो जियो पॉलिटिक्स पे रिएक्ट करने का बहुत फायदा होता नहीं। और मैं इसमें दोनों विश्व युद्ध भी सम्मिलित कर रही हूँ, और बाकी तो दो दो गल्फ वॉर और अफगानिस्तान और रशिया यूक्रेन। तो जो भी बाजार उसमें डायरेक्टली, जो देश उसमें डायरेक्टली लड़ नहीं रहे होते, उनको बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता नहीं। उस समय होता है, लेकिन वो थोड़े दिन में वो खत्म हो जाता है। तो जहां तक बाजार का सवाल है, मेरा वही है कि आपका जो भी इक्विटी एलोकेशन है उसमें बने रहिए। अब अगर आप मार्केट के इंटरनल्स देखें तो ये थोड़ा अच्छा हुआ है कि अब मार्केट ब्रॉड हो गई है। जो 2025 में बिल्कुल ही उलट स्थिति थी कि इंडेक्स अच्छा कर रहे थे, लेकिन औसत स्टॉक एकदम अच्छा नहीं कर रहे थे। एक समय था कि खाली 15% स्टॉक, 20% स्टॉक ही आउट परफॉर्म कर रहे थे। अब अप्रैल एंड में जो डेटा था उसमें करीब 60% स्टॉक्स इंडेक्स से बेहतर चल रहे हैं। तो वो थोड़ा ब्रॉड तो हुआ है, मिड कैप स्मॉल कैप तक भी पहुंचा है। तो ये तो मतलब अगर आप ओवरऑल देखें मार्केट का स्थिति, तो वो एक चेंज हुआ है। देवीना मैम नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। और कल हमने आईटी के लिए मैम एक और बहुत ही खराब पेनफुल सेशन देखा, और ओपन एआई द्वारा जो वो एक डिप्लॉयमेंट कंपनी का अगर आप देखें जो लॉन्च था, आप क्लाइंट से सीधे जुड़ेंगे, है ना? ये आपको, इस खबर ने आपको कैसे प्रभावित किया? और आईटी पे भले ही आप लॉन्ग हो या ना हो, आपके पोर्टफोलियो में हो ना हो, पर इसका इम्पैक्ट क्या देखती हैं आप? हम आईटी कंपनीज हैं हमारे पोर्टफोलियो में, लेकिन ओवरवेट तो नहीं है हम। मार्केट वेट से थोड़ा कम होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं कि ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा। देखिए, अभी जितनी भी सो कॉल्ड एआई कंपनीज हैं वो अनाउंसमेंट्स के जोर जोर पे चल रही हैं। तो जब भी खासकर उनको फंड रेजिंग करनी होती है या जस्ट की होती है, तो वो ऐसा बोलती है कि हम बहुत सारा कुछ कर लेंगे। तो ठीक है, वो एक और प्लेयर हो सकता है आ जाए, कि आप जो बोल रहे हैं कि क्लाइंट से डायरेक्टली हम लोग काम करेंगे। कि अब देखिए उसके पीछे क्या सोच है कि अब आपकी समझ में ये तो आ गया कि क्लाइंट डायरेक्टली आपसे नहीं जुड़ेगा।
क्योंकि अभी भी जो रिसर्च स्टडीज दिखाती हैं कि आप एक तरह से एआई एजेंट को खुली छूट दे दें तो वो आपका पूरा सिस्टम को तोड़ फोड़ के रख सकता है, सारा डेटाबेस में सब कर सकता है, ऊपर से झूठ बोलता है। तो ये तो आपको इंटरमीडियरी चाहिए होगा। कोई भी सीटीओ जो चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर अपनी चाबी एआई को नहीं दे देगा, उसको तो चाहिए ही होगा बीच में। जैसे मतलब अभी बीच में आया था सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस आएगा तो इन कंपनीज का बिजनेस खत्म हो जाएगा, क्लाउड आ गया, डिजिटाइजेशन आ गया, तो पर ऐसा हुआ नहीं। और उसके पहले जाए तो Y2K पे बिजनेस खत्म हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ भी होगा कि आपका बिजनेस खत्म हो जाएगा। तो वो जो ऑबिचुअरी होती है वो मेरे ख्याल से कुछ ज्यादा ही लिखी गई है। एम्प्लॉयमेंट की बात अलग है, लेकिन मुझे लगता है ये इंडियन आईटी सर्विसेज इसको तो पिवट कर लेंगी। और दूसरी बात है कि अभी भी आप टोटल टेक्नोलॉजी स्पेंड जो क्लाइंट्स का है वो देखें तो वो अभी भी बजट कर रहे हैं कि ये बढ़ेगा। तो एक तरह से वो पाई का साइज तो अभी बढ़ ही रहा है। बिल्कुल देवीना जी, वो एक मीम चल रहा है मार्केट में आजकल की, कोई ऐसे पूछता है कि ये मशरूम पॉइजनस है क्या, वो बोलता है कि नहीं नहीं है, वो खा के डेथ हो जाती है, बोलती है सॉरी इट वाज पॉइजनस, डू यू वांट मी टू टेल यू व्हाट काइंड ऑफ पॉइजनस मशरूम्स देयर आर। तो वो रिस्क तो खैर हमेशा रहेगा एआई के साथ। अच्छा, इसके अलावा इस समय मार्केट में जैसा आपने बोला कि भारत पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है, और क्योंकि आप एक बॉटम अप स्टॉक पिकर हैं, इस समय आपको अच्छी थीम्स क्या लग रही हैं? कोई स्पेसिफिक आइडियाज़ जो आपके जहन में हो इस समय? देखिए, मैं ये नहीं कह रही कि भारत पर इम्पैक्ट नहीं होगा। जो जियो पॉलिटिक्स से जो कमोडिटी प्राइस पे इम्पैक्ट होता है वहां तो डायरेक्ट हमारा इम्पैक्ट होता ही है। हम लोग इतना तेल आयात करते हैं, बट इट्स नॉट एज आई सेड कि हम लोगों ने पहले भी ये नेविगेट किया है। मैं खाली ये कह रही थी, ऐसा नहीं है कि कमोडिटी प्राइस ऊपर जाने से कंपनी प्रॉफिट्स को भी और आप मैक्रो स्थिति को भी, दोनों को इम्पैक्ट होता है। जहां तक हमारा सवाल है, हम लोग करीब 2 साल से ऑटो कंपोनेंट्स, फिर ऑटो, फिर और फार्मा हेल्थ केयर पे ओवरवेट रहे हैं। वो बना हुआ है। बॉटम अप स्टॉक पिकिंग की आपने बात की, हाँ वो तो मतलब केमिकल्स में भी है, एफएमसीजी में भी और चीजों में भी है। एक एज अ पैटर्न जो नजर आ रहा है वो पावर इक्विपमेंट और पावर में शायद उसके पीछे इतने डेटा सेंटर लगने का भी कुछ कुछ हाथ है, लेकिन वो सेगमेंट पहले से बेहतर नजर आ रहे हैं। अगर अगर आपको कुछ नई चीज के बारे में बोले तो वहां पर हम लोग देख रहे हैं। और बाकी तो जैसा मैंने बोला, जो पुराने ओवरवेट हैं वो बने हुए हैं। अभी भी हमारा पीएसयू बैंक्स में प्राइवेट बैंक से ज्यादा निवेश होगा। तो ओवरऑल बैंकिंग पे हम लोग ओवरवेट नहीं है। ओके चलिए, तो ये होगा आपका बैंकिंग पे भी एक टेक। अच्छा मैम, इस बार जो एफएमसीजी कंपनियों के नंबर्स आए, एंड मोस्ट स्पेशली मैं इनफैक्ट थोड़ा सा एक चार्टिकली इसको प्रेजेंट करने की कोशिश भी कर रहा था, देयर वॉल्यूम्स नंबर्स रूरल में अर्बन में दोनों, जिस तरह से उन्होंने जो थ्रस्ट जनरेट किया है इस बार, आपको प्रभावित किया एफएमसीजी ने इस बार? आपका टेक क्या मैम इस वक्त Q4 के नंबर्स के बाद? देखिए, एफएमसीजी एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर ये पेट्रोकेमिकल के प्राइसेस ऊपर जाने से असर पड़ता है नेगेटिव मार्जिन्स पे, बिकॉज काफी पेट्रोकेमिकल का यूजेज है। तो वो बना हुआ है। तो उन्होंने बोला भी है कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो कुछ हद तक वो ही होता है कि आपके पास आपका जो 100 ग्राम का पैकेट है उसको आप 80 ग्राम का कर देते हैं, दाम वही रखते हैं, या कभी दाम बढ़ा देते हैं 100 ग्राम के पैकेट के। तो वो तो कुछ हद तक चल ही रहा है। अब कुछ हद तक उसका दारोमदार इस पर भी है कि इस बार मॉनसून कैसा रहता है। तो वो लेकिन अब आप एफएमसीजी को देखें तो काफी लंबा समय अंडर परफॉर्मेंस का भी हो गया है। तो उसमें कोई ना कोई आइडियाज आते रहते हैं हमारे सिस्टम में कि कुछ अच्छा लगता है, वो कुछ ना कुछ मिलता भी रहता है। ओके चलिए देवीना जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना व्यू सामने रखने के लिए।